अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज विद एसजी। माय नेम इज़ साजिदा गनी और आज का हमारा टॉपिक है सेल। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उन स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं मैं जिनको शॉर्ट और टू द पॉइंट्स नोट्स चाहिए। तो मैंने कोशिश बहुत की है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत इजी नोट्स तैयार कर सकूं जो आप लोगों को आसानी से समझ आ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक सेल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सेल की डिस्कवरी कब हुई थी, किस किस ने सेल को डिस्कवर किया था और किस किस ने क्या कहा था कि ये क्या है। डेफिनेशन उसकी पढ़ेंगे, उसके बाद उसके टाइप्स पे आएंगे और उसके बाद उसकी ऑर्गेनेलीज। सबसे पहले सेल को जिसने डिस्कवर किया था वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। उन्होंने कैसे सेल को डिस्कवर किया था? उन्होंने सबसे पहले एक कोर्क लिया, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था। माइक्रोस्कोप कोर्क हमारे पास क्या होता है, वो प्लांट्स का जो वो वुडी पार्ट्स होता है, वुडी पोर्शन, उसको कोर्क बोलते हैं। तो जब उन्होंने वो लिया और माइक्रोस्कोप में देखा तो उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स बने हुए थे, जिन पोर्स को उन्होंने सेल का नाम दिया। तो सेल की मीनिंग क्या होगी? स्मॉल रूम्स। उन पोर्स को उन्होंने स्मॉल रूम्स मतलब सेल का नाम दे दिया। अच्छा जी, ये तो हो गया रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी जो उन्होंने की थी। फिर इसके बाद लीवन हुक ने, रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने डेड पार्ट पे किया था। कोर का जो डेड पोर्शन होता है ना, उस पे किया था, वो डेड था। लेकिन उसके बाद जो लीवन हुक थे उन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो 1674 में की थी। और उन्होंने किस चीज़ पे की थी? फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। उन्होंने ये डिस्कवरी फिर की थी लिविंग पॉन्ड वाटर पे। फिर उसके बाद हमारे पास जो सेल थ्योरी थी जिसमें हमारे पास दो बायोलॉजिस्ट आ रहे थे, शिल्डन जिन्होंने 1838 में किया था और श्वान जिन्होंने 1839 में किया था। और उन्होंने यही बोला था कि हम लोग अभी आगे जो हम लोग पढ़ेंगे कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनका जो भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। तो ये है वो डेफिनेशन कि जो सेल है हमारे पास वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट्स है चाहे वो एनिमल्स है, उन सब का जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो है हमारे पास सेल। और ये जो मैंने नीचे आप लोग की नॉलेज के लिए लिखा है कि सेल जो हमारे पास है, बहुत सारे सेल्स मिल के टिश्यूज़ बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यूज़ मिल के ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिल के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो आइए सेल की टाइप्स देखते हैं। सेल के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रो मीन फॉल, कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस एंड यू मीन ट्रू। कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स में जो हमारे पास होगा वो न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, लेकिन यूकैरियोट्स में हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास बैक्टीरिया और आर्किया आ जाते हैं जो कि सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल। और जबकि यूकैरियोट्स में हमारे पास मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों आ जाते हैं, जिसमें प्लांट्स और एनिमल दोनों होते हैं। प्रोकैरियोट जो होते हैं वो मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि यूकैरियोट जो होते हैं वो लार्जर होते हैं, इनसे 100 to 10,000 टाइम लार्जर होते हैं प्रोकैरियोट से। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन जबकि प्रोकैरियोट्स है उनमें सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और एक बात, जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स है इनके बीच एक और डिफरेंस है, वो ये है कि जो इनकी आउटर कवरिंग लेयर होती है, जैसे कि प्रोकैरियोट्स की जो आउटर कवरिंग लेयर है वो सेल वॉल होती है, जबकि यूकैरियोट्स की जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल वॉल नहीं होती। उसकी जो फर्स्ट कवरिंग होती है यूकैरियोट्स की वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में भी होता है और प्रोकैरियोट्स में भी होता है। सेल मेम्ब्रेन इन दोनों में होता है। और इसके अलावा
इन दोनों में एक और चीज़ सेम है, एक और ऑर्गेनेल सेम है, जो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, यूकैरियोट्स में भी होते हैं। तो ये हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस था कि आप लोग को आसानी से समझ आ सके कि प्रो मीन फॉल, कैरियोट मीन न्यूक्लियस। आप लोग को सिर्फ नाम से ही पता चल जाएगा कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है और ये सिंगल सेल एनिमल है, यूनिसेलुलर, जो सिर्फ बैक्टीरिया और आर्किया हो सकते हैं। और यूकैरियोट्स, यू मीन ट्रू और कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस। तो इसमें जो है ना प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ सकते हैं, जो कि मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। चलिए देख ले कि उसकी लेबल डायग्राम कैसी है, प्रोकैरियोटिक की और यूकैरियोटिक्स की। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि प्रो और यू में क्या फ़र्क है, मतलब यू में जो होता है ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रो में एब्सेंट होता है, नहीं होता। इन दोनों में जैसे मैंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है और राइबोसोम्स भी दोनों में होता है। न्यूक्लियस यूकैरियोट में होता है लेकिन प्रोकैरियोट में नहीं होता। लेकिन जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोट का, मतलब इसके पास तो न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा, वो साइटोप्लाज्म में होगा। इसके पास न्यूक्लियस नहीं है ना, तो ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। और ये जो प्रोकैरियोट्स है वो कैप्सूल शेप का होता है, जबकि यूकैरियोट्स सर्कुलर शेप में होता है। इसके साइज देखते हैं। यूकैरियोट का जो साइज है वो 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक का जो साइज है वो इसका जो प्रोकैरियोटिक का जो साइज है वो 0.2 माइक्रोमीटर से 2.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे कहा कि जो यूकैरियोटिक्स है वो 10 से 100 टाइम लार्जर होगा प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट जो होगा वो मोर कॉम्प्लेक्स होगा। और आप देख ले कि इसकी जो यूकैरियोट्स की जो कवरिंग है, जो फर्स्ट कवरिंग है वो है सेल मेम्ब्रेन, जबकि प्रोकैरियोटिक की जो फर्स्ट कवरिंग है वो है सेल वॉल। अच्छा जी, चले देखते हैं ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल। सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म, फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियस, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइबोसोम्स एंड लास्ट में लाइसोसोम्स। अब हम इन ऑर्गेनेल्स को वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, कहाँ होती है और इनका फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्गेनेल से, जो कि सेल की फर्स्ट ऑर्गेनेल है सेल मेम्ब्रेन। हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये हम लोग कौन सी सेल की, मतलब कौन सा टाइप, जो हम लोग प्लांट्स का पढ़ रहे हैं या एनिमल्स का पढ़ रहे हैं। आप लोग को समझ आ सकता है कि हम लोग ये सेल मेम्ब्रेन कौन से, ये हम लोग सेल मेम्ब्रेन जो है वो हम लोग एनिमल का पढ़ रहे हैं, एनिमल्स, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में होते हैं। प्लांट्स में तो सेल वॉल होते हैं। सेल वॉल क्या होते हैं, वो डेड होते हैं, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। और एक बात, हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि हम लोग कौन से सेल का कौन सा, मतलब ऑर्गेनेल हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोकैरियोटिक का हम लोग पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक का पढ़ रहे हैं, प्लांट्स का है, एनिमल्स का है। तो मैं बताती हूँ, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, हमारे पास फर्स्ट कवरिंग थी। फर्स्ट कवरिंग किस चीज़ की थी, ये हमारे पास फर्स्ट कवरिंग एनिमल सेल्स की थी, जबकि फर्स्ट कवरिंग ऑफ प्लांट्स जो था वो सेल वॉल था, जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। और सेल मेम्ब्रेन होता क्या है बेसिकली, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये क्या करता है, ये जो सेल का जो इन्वायरमेंट है, जो उसका अंदर का इन्वायरमेंट है, इंटीरियर इन्वायरमेंट जो है, उसको सेपरेट करता है आउटर इन्वायरमेंट से। आउटसाइड जो इन्वायरमेंट होता है सेल का, उससे उसको सेपरेट कर देता है। और इसका जो फंक्शन होता है, वो फंक्शन क्या करता है, इसका जो इम्पोर्टेंस, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन का जो है, जिनका वो फंक्शन, जो ये फंक्शन करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन वो है कंट्रोल ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट।
जो सेल के अंदर जो मटेरियल आ रहा है या सेल के बाहर जो मटेरियल जा रहा है उसको कंट्रोल करने का काम सेल मेम्ब्रेन का होता है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो अभी आपको पता चल गया ना कि हम लोग कौन से ऑर्गेनेल्स के बारे में और किस सेल के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एनिमल सेल्स के बारे में, क्योंकि एनिमल्स का जो फर्स्ट कवरिंग होगा वो सेल मेम्ब्रेन होगा, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और सेल वॉल जो होगा वो डेड होगा, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो लिविंग होगा। तो चलिए देखते हैं सेल की दूसरी ऑर्गेनेली, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम लोगों ने कहा था कि प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में जो यूकैरियोट्स थे वहाँ पे मतलब कुछ प्लांट्स यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर थे वहाँ पे जो होता वो न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं था, तो उनका जेनेटिक मटेरियल जो था वो साइटोप्लाज्म में था, जेनेटिक मटेरियल जो था वो साइटोप्लाज्म में था। जबकि यहाँ पे एनिमल सेल्स में क्या होता है, ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, सबसे पहले हम लोग इसकी मतलब देख लेते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। ये न्यूक्लियर एनवलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, जो जेली लाइक फ्लूइड होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है। और यह क्या करता है, ये कंटेन करता है 80% से 90% वाटर और मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये करता है। जैसे कि हम लोग इसके फंक्शन पे आते हैं, फंक्शन इसका क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को डैमेजेस से, और ये इसके अंदर एक सर्कुलर ग्राउंड बनता है जिसको हम लोग साइटोसोल बोलते हैं। साइटोसोल में क्या होता है, जितने भी हमारे विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो उसमें स्टोर हो जाते हैं, और ये सेल की शेप बनाने में भी हेल्प करता है। इसका फंक्शन भी यही है कि वो प्रोटेक्ट करता है, उसकी शेप में हेल्प करता है, और इसमें बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जो रिक्वायर्ड है सेलुलर प्रोसेसेस है, वो सारी सबका रिस्पॉन्सिबल हमारे पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। चलिए जी देखते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस हमारे पास जो कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल होता है, जो सारी जो सेल की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं सबको न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको नाम देते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये मोस्टली यूकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है। इसका जो साइज़ होता है ये साइज़ में भी बड़ा होता है, 4 to 10 mm इन डायमीटर होता है। शेप इसकी स्फेरिकल होती है। ये हमारे पास सेल का एक कंपोनेंट होता है, इसीलिए हम उसको नाम देते हैं सेलुलर कंपोनेंट ऑफ सेल। ये सेंट्रल में, जो सेंट्रली लोकेटेड होता है सेल में, मतलब सेल के बीच में होता है। ये लार्ज इन साइज हो सकता है, और सबसे बढ़ के ये क्या है, लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर है। सेल का जो सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ये क्या करता है, ये स्टोर करता है सेल की डीएनए को, मतलब सेल में जो डीएनए होता है उसको स्टोर करता है और उसको मेंटेन करता है, और सबसे बढ़ के ये ट्रांसक्रिप्शन एंड रिप्लिकेशन का काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना, तो ये उसका मेन फंक्शन होगा। चलिए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कह सकते हैं, कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है। हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि ये जो पावर हाउस हम लोग इसको बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, जबकि ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होती है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग मतलब ये अपना डीएनए खुद कंटेन करती है, खुद बनाती है। ये वो डीएनए जो न्यूक्लियस में होता है नहीं, वो नहीं, ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होती है, जो अपना डीएनए खुद कंटेन करती है, और ये स्टोर एनर्जी करती है। कौन सी, एटीपी मॉलिक्यूल्स, एटीपी और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका लार्ज अमाउंट में जो ये एटीपीज बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो जनरेट करता है एटीपीज को। मेन फंक्शन इसका यही है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल हमारे पास है गोल्जी अपरेटस, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, मतलब
इसको हम लोग अपनी आम जुबान में ये भी बोल सकते हैं गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये ओरिजिनेट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का एक पार्ट होता है। गोल्जी बॉडीज़ का जो है वो उसके 2 फेजेस होते हैं, ठीक है। 2 फेजेस, पहला जो हो गया सिस फेज जो कि रिसीविंग करता है, रिसीविंग फेज होता है, रिसीव करता है। और दूसरा हमारे पास ट्रांस फेज जो कि सप्लाई मतलब जो सप्लाई करता है, सप्लाइंग फेज होता है। किस चीज़ की, प्रोटीन की जो पैकेजिंग होती है उनको रिसीव करना, उनको सप्लाई करना, ये सब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर हो रहा होता है। इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन ही यही है कि प्रोटीन की जो पैकेजिंग है या मॉडिफाइंग है या ट्रांसपोर्टिंग है, जो प्रोटीन है या लिपिड्स है उनको डिलीवर करना या उनको वापस रिसीव करना, ये सारा काम गोल्जी अपरेटस का होता है। तो नेक्स्ट ऑर्गेनली हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन। ये एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। और ये कौन से सेल में होता है, ये यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में होता है। इसके 2 टाइप्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और दूसरा है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इनका फंक्शन क्या होता है, स्मूथ और रफ का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है वो क्या करता है, वो स्टोरेज और क्रिएशन जो होते हैं लिपिड्स और स्टेरॉइड्स की, उसके लिए यूज़ किया जाता है इसको। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, वो राइबोसोम्स के साथ अटैच होता है। राइबोसोम अगले ऑर्गेनल पढ़ेंगे आगे, जो कि उसके साथ अटैच होकर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है जिसके 2 टाइप्स थे, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ जो होगा वो क्रिएशन एंड स्टोरेज लिपिड और स्टेरॉइड्स करेगा, जबकि रफ जो होगा वो प्रोटीन में हेल्प करेगा सिंथेसिस में राइबोसोम्स के साथ अटैच होके। चलिए जी, ये है हमारे पास राइबोसोम्स सेल की ऑर्गेनली, जो हम लोगों ने पीछे कहा था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो राइबोसोम्स के साथ अटैच होके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। ये क्या करता है, 2 टाइप्स के राइबोसोम्स होते हैं, जैसे कि फ्री राइबोसोम्स और बाउंड राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर सिंथेसाइज करते हैं, जबकि बाउंड राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन को मतलब सिंथेसाइज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। इसका ये ज़रूरी किस चीज़ के लिए होते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। हेल्प करते हैं किस चीज़ में, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो रहा होता है उसमें हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स के 2 मेन फंक्शंस हैं, एक तो डिकोडिंग करता है मैसेज की और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड करता है। और इसके अलावा इसके 2 सब यूनिट्स भी होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है। तो ये हो गए उसके 2 मेन फंक्शंस, मतलब डिकोडिंग करेगा मैसेज की और फॉर्मेशन करेगा पेप्टाइड बॉन्ड की। मतलब मेन चीज़ राइबोसोम्स का है क्या, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो हम लोग देखते हैं लाइसोसोम्स को। लाइसोसोम्स जो है वो यूकैरियोटिक की सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनली है। ये क्या करता है लाइसोसोम, ये सिस लाइक कंपार्टमेंट होता है, सिस लाइक, जो इनसाइड सेल के इनसाइड में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, ये एंजाइम्स की ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करता है एंजाइम्स की। और मतलब कौन से, मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि ये डाइजेस्ट करता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है, जो कि एंजाइम्स की इंट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होती है वो करता है। लाइसोमीन, इसका लाइजो का मतलब ही क्या है, डाइजेस्टिव, एंड सोमा मीन बॉडी, मतलब बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, जितने भी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वेस्ट मटेरियल है, उनको डाइजेस्ट करने का काम किस चीज़ का है, लाइसोसोम्स का है। ये उनकी ब्रेक डाउन करता है और उनको डाइजेस्ट करता है।
तो ये था इसका फंक्शन। लाइजोमीन डाइजेस्टिव या डाइजेशन, और सोमा मीन बॉडी के अंदर जो डाइजेशन हो रही होती है वो वेस्ट मटेरियल्स की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सेल, जिसमें हम लोगों ने डिस्कवरी पढ़ी, सेल की डेफिनेशन, टाइप्स एंड ऑर्गेनेलीज, जिसमें मैंने कोशिश की है कि बहुत इजी तरह से मैं आप लोगों के लिए तैयार कर सकूं। मैंने हर एक ऑर्गेनेली की मतलब डायग्राम मैंने ऐड नहीं किया, मैंने कहा बहुत लंबा हो जाएगा, तो डायग्राम तो हर कोई देख सकता है। तो मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को मिल जाए कि ये है क्या, ये सेल किस भला का नाम है, उसमें ऑर्गेनेलीज कैसे होते हैं, किस साइंटिस्ट ने क्या बोला था इसके बारे में, और ये सेल के जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, उन सब को कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसको डिस्कवर किया था। ये आप लोग याद रखें कि न्यूक्लियस को जिसने डिस्कवर किया था 1831 में रॉबर्ट ब्राउन थे। तो और सबसे अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो ऑर्गेनेली है वो कौन सी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिए कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। वो जो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो यूज़ नहीं करती, वो अपना जेनेटिक मटेरियल बनाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।